हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीवियस क्वेश्चंस विद प्राची। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ने वाले हैं लक्ष्मीकांत बुक का चैप्टर नंबर 7, जो रिलेटेड है किससे? फंडामेंटल राइट्स से। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को संविधान के पार्ट 3 यानी भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक दिया गया है। इससे पहले हमने पढ़ा था आर्टिकल 5 से 11, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है, वो था नागरिकता से संबंधित। उससे पहले हमने पढ़ा था आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 तक यानी संघ एवं राज्य क्षेत्र, जिसमें हमने पढ़ा था आर्टिकल 1, जिसमें कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। ऐसे ही हमने आर्टिकल 2 पढ़ा। आर्टिकल 3 में हमने पढ़ा कि संसद किस प्रकार राज्यों का नाम परिवर्तन कर सकती है, उनकी सीमा परिवर्तन कर सकती है, नए राज्यों का गठन कर सकती है। फिर हमने पढ़ा आर्टिकल 5 में कि कोई व्यक्ति जो 1950 के बाद यानी संविधान लागू होने के बाद जब भारत में रह रहा है तो भारत का अपने आप प्राकृतिक रूप से नागरिक माना जाएगा। वैसे ही हमने आर्टिकल 6 पढ़ा था। 6 में क्या पढ़ा था? ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आए थे, और आर्टिकल 7 में वो व्यक्ति जो भारत से पाकिस्तान आए थे, भारत से पाकिस्तान गए थे। ठीक है, तो आज हम उसी सीरीज में पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 12 से 35 तक। मूल अधिकार क्या होते हैं, मूल अधिकारों की ज़रूरत क्या है, या मूल अधिकार से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, यह वीडियो हर उस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है जो इसमें भी आप वनडे एग्ज़ाम देना चाहते हैं, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, चाहे वो यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो, एसएससी जीडी हो, या एसएससी सीएचएसएल हो, या सीपीओ हो। ये जो स्टैटिक जीके होती है वो हर एग्ज़ाम के लिए रिलेटेड होती है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। संविधान के भाग 3 में अगर हमसे पूछता है कि मूल अधिकार किस भाग में वर्णन किया गया है, तो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। सबसे पहला सवाल यहीं से बन जाता है हमारा, जो स्टेट लेवल के छोटे एग्ज़ाम होते हैं, जैसे मान लो पटवारी का एग्ज़ाम है, या लेखपाल का, यूपी ट्रिपल एससी का, यूपी पैट का, ये सी टेट, इवन सी टेट में भी जो पॉलिटी का पोर्शन आता है वो सीधे सीधे यही सवाल पूछे जाते हैं कि संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है, और भाग हमारा भाग 3 है मूल अधिकार से संबंधित। वहीं दूसरी तरफ भाग 2 हमारा नागरिकता से संबंधित है। हम यहाँ भाग और अनुच्छेद पे इसलिए ज़्यादा जोर दे रहे हैं क्योंकि जब हम अलग से संविधान के 22 भाग पढ़ेंगे तो हमको उनमें से कम 60% भाग हमें ऐसे ही याद हो जाएंगे कि भाग 1 में हमने पढ़ा था क्या? संघ एवं राज्य क्षेत्र यानी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। उसके बाद भाग 2 में हमने नागरिकता पढ़ी थी। भाग 3 में हमने मूल अधिकार पढ़े हैं। भाग 4 में हम डीपीएसपी पढ़ेंगे यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, वैसे ही हम धीरे धीरे आर्टिकल और भाग पे इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि हम अलग से वीडियो में पढ़ते हैं तो हम एक तरीके से बस उसी को रट्टा मारेंगे, लेकिन जब हम इसको किसी चीज़ से रिलेटेड करके पढ़ते रहते हैं कि भाई यार भाग 3 में तो मूल अधिकार था, भाग 2 में नागरिकता थी, भाग 1 में स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी थी। ठीक है, तो हमको वो इतना ज़्यादा भारी सा नहीं लगता याद करने में। ठीक है, इसमें हर लाइन से प्रश्न बनने की संभावना है जो भी लिखा गया है, क्योंकि सबको पता है एम लक्ष्मीकांत एक बहुत ही मोटी बुक है। ठीक है, उससे उसका सार निकालना अपने आप में बहुत कठिन कार्य है, तो उसकी हर लाइन में एक सवाल है। तो वैसे ही हमारे संविधान में मूल अधिकार अमेरिकी संविधान यानी अधिकार के विधेयक से प्रभावित है। सबसे पहले मूल अधिकारों का वर्णन अमेरिकी संविधान से मिलता है। उसने अधिकार विधेयक, मजदूरों के अधिकार से संबंधित एक अधिकार विधेयक पारित किया था। उसी से प्रभावित होकर हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत के संविधान में मूल अधिकारों को जोड़ा है। वैसे ही संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। हम 3 लाइनों में कम से कम 5 क्वेश्चन पढ़ चुके। मूल अधिकार किससे संबंधित है? भाग 3 से, अनुच्छेद 12 से 35। ठीक है, कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिकी संविधान से प्रभावित हैं। भाग 3 को क्या कहते हैं? भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। वैसे ही आप वीडियो को अंत तक देखें, उसमें लास्ट में आप जो भी क्वेश्चंस हैं आप सारे क्वेश्चंस को कवर कर पाएंगे। ठीक है, संविधान द्वारा किसी भेदभाव के बिना हर व्यक्ति के लिए मूल अधिकारों के संबंध में गारंटी दी गई है। इनमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए समानता, सम्मान, राष्ट्रहित और राष्ट्रीय एकता को समाहित किया गया है। यानी संविधान कहता है कि हम भारत के प्रत्येक नागरिक के साथ
बिना भेदभाव के उसके अधिकारों को गारंटी देते हैं। यानी हम इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमारे इसकी रक्षा करता है। मूल अधिकारों का तात्पर्य राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से है। यह अधिकार देश में व्यवस्था बनाए रखने, राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों की आज़ादी की सुरक्षा करते हैं। यह विधानमंडल के कानून के क्रियान्वयन पर तानाशाही को मर्यादित करते हैं। अगर संक्षेप में कहें तो इन प्रावधानों का उद्देश्य है कानून की सरकार बनाना, ना कि व्यक्तियों की। अगर मान लो कोई कानून बन जाए कि जैसे पहला ही हमारा अधिकार है समानता का अधिकार, तो कोई व्यक्ति, वो एक कानून बन गया ना कि समानता का हमारा अधिकार है, ये कानून है, तो ये किसी व्यक्ति की सरकार तो नहीं है, ये क्या है, कानून की सरकार है। आप कहीं भी कह सकते हैं कि हमारे भारत का प्रत्येक निवासी या प्रत्येक नागरिक कानून के समक्ष समान है, उसके आगे कोई ऊंच नीच, अमीर गरीब कुछ नहीं है। ठीक है, तो इनका उद्देश्य क्या था, कानून की सरकार बनाना, ना कि व्यक्ति की सरकार बनाना। मूल अधिकारों को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्हें संविधान द्वारा गारंटी और सुरक्षा प्रदान की गई है, जो राष्ट्र कानून का मूल सिद्धांत है। मूल अधिकारों की सुरक्षा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों करते हैं, जिसके लिए हमें आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 का वर्णन किया गया है। इसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और बेसिकली मूल अधिकार हर व्यक्ति के लिए क्यों ज़रूरी हैं, क्योंकि उसका फिजिकल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए, जैसे मान लो भौतिक विकास के लिए क्या ज़रूरी है कि वो भाई नौकरी करे। कोई भी व्यक्ति जब वो धन कमाएगा, नौकरी करेगा, तो अपना फिजिकल डेवलपमेंट कर पाएगा। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए, बौद्धिक डेवलपमेंट के लिए उसे क्या करना है, उसे स्कूल में जाना है, उसको शैक्षणिक संस्थान में समानता चाहिए हर व्यक्ति को, ठीक है। आध्यात्मिक विकास के लिए, नैतिक विकास के लिए भी क्या है, उसका समाज में रहना बहुत ज़रूरी है मोरल डेवलपमेंट के लिए। तो जो किसी भी व्यक्ति का बेसिक डेवलपमेंट होता है, उसके लिए मूल अधिकार बहुत आवश्यक हैं। किसी व्यक्तियों की व्यक्ति के चहुमुखी विकास, जैसे कि भौतिक विकास यानी फिजिकल डेवलपमेंट, बौद्धिक विकास, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट यानी नैतिक विकास, और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट यानी आध्यात्मिक विकास के लिए क्या ज़रूरी है, मूल अधिकार ज़रूरी हैं। इसीलिए इनको हमने मूल कहा है, यानी ये बेसिक नीड है हमारी। हर व्यक्ति को ये 4 विकास तो अपने करने ही करने हैं। उनके लिए उसको कानून ने सुरक्षा देकर, गारंटी देकर नियम बना दिए हैं कि भाई ऐसा नहीं होगा। जैसे मूल संविधान में, यानी मूल रूप से संविधान में 7 मूल अधिकार थे। मूल रूप से बोले तो जब 1950 में संविधान लागू हुआ था, उस समय कितने मूल अधिकार थे, 7। सवाल यहाँ से भी बनता है, क्या बनता है सवाल, सीधे सीधे आता है कि मूल संविधान में कितने अधिकारों का वर्णन किया गया था। तो उसमें एक 6 ऑप्शन होगा और एक 7, क्योंकि हम ज़्यादातर 6 के बारे में पढ़ते हैं, तो हमारे दिमाग में 6 सेट होता है। बेसिकली उसका आंसर होता है 7, ठीक है। तो अब 7 क्यों रह गई है, एक संपत्ति का अधिकार है, जिसको हमने आर्टिकल 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया है। यानी जो अब आप कहते हैं ना कि ये संपत्ति हमारी है, संपत्ति को कानूनी बना दिया गया है। कानूनी क्यों, जब हमारा कोई भी डेवलपमेंट होता है, मान लो रोड है, कहीं से रोड निकालना है और वहाँ पे किसी का घर है, तो कई बार क्या होता है, खेतों में से निकालते हैं, तो हम उनको मुआवजा देकर या कुछ भी करके हम वहाँ अपना कार्य सरकार अपना कार्य स्टार्ट कर देती है। तो जो उसका कानूनी वो संपत्ति का अधिकार है, वो कानूनी अधिकार बन गया है, ना कि मूल अधिकार। मूल अधिकार होगा तो वो तो जाके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में सुरक्षा मांग लेगा कि भाई मेरे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, ठीक है। तो वैसे ही एक जो संपत्ति का अधिकार है, उसको हमने हटा के कानूनी अधिकार बना दिया है। अभी हम इनको स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, और हो सकेगा तो हम कोशिश करेंगे कि हम इनको वीडियो में ही याद करने की कोशिश करें। सबसे पहला है, हमने क्या पढ़ा था, 12 से 35 तक पढ़ा था। 12 से 35, 12, 13, 12 और 13 में तो सिर्फ यही बताया गया है कि व्यक्ति के मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। स्टार्ट होता है आर्टिकल नंबर 14 से। मूल अधिकार हैं क्या, सबसे पहला आता है समता का अधिकार,
समता का अधिकार बोले तो आर्टिकल 14 से 18 तक दिए गए हैं। हम इसमें हर आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। 14 क्या है, 15 क्या है, 16 क्या है, 17 क्या है, 18 क्या है। जैसे 14 है विधि के समक्ष समानता या विधियों का समान संरक्षण। 15 क्या है, किसी के साथ धर्म, मूल वंश, जाति के आधार पर कोई भेद नहीं किया जाएगा। 16 है लोक नियोजन में अवसर की समानता होगी। 17 है अस्पृश्यता का अंत होगा, यानी छुआछूत का कोई ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी को छुआछूत के आधार पर या अस्पृश्यता के आधार पर किसी चीज़ के प्रवेश से रोक दें। ठीक है, तो हर आर्टिकल को हम पढ़ेंगे। तो हमें याद करने 6 मूल अधिकार बेसिकली अभी, जो हमसे सीक्वेंस में भी पूछ लेते हैं कि इनको सीक्वेंस से लगाओ। 14 से 18 कौन सा है, 19 से 22 कौन सा है। ठीक है, तो समता का अधिकार क्या है, वो है 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार ये है 19 से 22 तक। ये नहीं सोचना कि हम इनको भी ऐसे ही पढ़ रहे हैं, अभी हम सिर्फ 6 अधिकारों को देख रहे हैं कि ये 6 अधिकार क्या क्या हैं। उसके अंदर डिटेल में हम आगे पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्या, 14 से 18 समता का अधिकार, 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार। फिर है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में। आर्टिकल 23 और 24 में क्या है, 23-24 में है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा, चौथा नंबर है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, यानी 25 से 28। हमने अभी बेसिक सी बात पढ़ी थी कि ये मूल किस लिए हैं, क्योंकि वो किसी व्यक्ति के बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, ठीक है, और आपका ये स्पिरिचुअल आध्यात्मिक विकास। अब धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है तो उसका आध्यात्मिक विकास होगा, है ना। अगर संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है तो भाई उसका शैक्षणिक विकास भी होगा, यानी उसका बौद्धिक विकास होगा। अगर हम किसी एक तबके को बोलें कि भाई तुम्हें ये अधिकार प्राप्त नहीं है, तो फिर हम कानून की नज़र में जो हमारा पहला अधिकार है समता का अधिकार, उसका तो हनन हुआ ना। तो समता का अधिकार इसलिए सबसे पहले दिया गया है कि कानून की नज़र में प्रत्येक नागरिक समान है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, ऊंच हो, नीच हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो हमने पहला क्या पढ़ा, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। फिर है शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24। फिर है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक। उसके बाद है हमारा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 व 30 में। फिर है हमारा 6 नंबर संपत्ति का अधिकार, क्योंकि मूल संविधान में हमारे पास 7 मौलिक अधिकार थे, तो हुआ क्या, 44वें संविधान संशोधन में इस अधिकार को हमने कानूनी अधिकार बना दिया। तो अब हमारे पास कितने अधिकार बचे, 6। उसके बाद है संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। हमने तो पढ़ा है 12 से 35 तक मूल अधिकार हैं, तो 33, 34, 35 कहाँ गए, इनके भी हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अब हमने ये 6 हैं, एक बार इनको रिवाइज करते हैं। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। फिर है हमारा संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया है। इसको संविधान के भाग 12 में और अनुच्छेद 301 भाग 12 व अनुच्छेद 301 में कानूनी अधिकार बना दिया है। इस तरह फिलहाल 6 मूल अधिकार हैं। अब हम पढ़ते हैं समानता का अधिकार 14 से 18। अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि मूल अधिकार क्यों जरूरी हैं, मूल अधिकार की आवश्यकता क्या है, क्या हमारे न्यायालय मूल अधिकार को सुरक्षा व गारंटी प्रदान करते हैं। हाँ, मूल अधिकारों को सुरक्षा दी जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और हाई कोर्ट के द्वारा, जो आर्टिकल 32 व आर्टिकल 226 में समाहित है। ठीक है, अब समता का अधिकार क्या है, सबसे पहले है समता का अधिकार आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता या विधियों का समान संरक्षण। अगर आपको याद है तो हमने पढ़ा था संविधान के स्रोत। ठीक है, संविधान के स्रोत में हमने क्या पढ़ा था कि कौन सी खूबी जो हमारे संविधान में है या कौन सी ऐसी चीज़ें जो बाहर से हमने ली गई हैं वो किस देश के संविधान से ली हैं। जैसे विधि के समक्ष समानता हमने पढ़ा था, ब्रिटेन से लिया गया था।
और विधियों का समान संरक्षण ये अमेरिका के संविधान से। ठीक है, तो इन दोनों में बहुत स्लाइटली बेसिक सा डिफरेंस है। वैसे तो हम नॉर्मली यही पूछा जाता है कि आर्टिकल 14 किससे संबंधित है, तो हम बोल देंगे जी भाई इस विधि के समक्ष समानता से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद क्या है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 में ये कहा गया है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। प्रत्येक व्यक्ति चाहे वो नागरिक हो या विदेशी, सब पर यह अधिकार लागू होता है। अब इस लाइन से हमारे दो सवाल बनते हैं। क्या यह अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए है? नहीं, यह अधिकार भारतीय नागरिकों और विदेशी नागरिकों दोनों के लिए है। जब हम इसकी तुलनात्मक अध्ययन करते हैं किसी चीज़ का, तो उससे हमें ये पता होना चाहिए कि कानून की नज़र में सिर्फ भारत के व्यक्ति ही समान हैं या जो विदेशी नागरिक हैं वो भी समान हैं। ये अधिकार जो है अनुच्छेद 14 का, ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए है, चाहे वो नागरिक हो या विदेशी हो। ठीक है, क्योंकि कानून उस सबको समान नज़र से देखता है। तो इसको हम एक बात याद रखेंगे, यह अधिकार विदेशी नागरिक और भारतीय नागरिक दोनों के लिए है। इससे अगला वाला मान लो आएगा जैसे आर्टिकल 15, तो उसमें हम ये देखेंगे कि वो केवल भारतीयों के लिए है। तो हमें यहाँ से थोड़ा थोड़ा ये याद रखना है कि कौन सा केवल हमारे लिए है, कौन सा और भारतीयों के लिए और विदेशियों के लिए, दोनों के लिए है। ठीक है, विधि के समक्ष समता का विचार ब्रिटिश के संविधान से, जबकि विधियों के समान संरक्षण का अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब यहाँ से आपके ये क्वेश्चन मूल अधिकार का तो बन ही गया, साथ में ये क्या बन गया, भारतीय संविधान के स्रोत वाला। मान लो हमसे पूछे कि विधियों का समान संरक्षण हमने कहाँ से ग्रहण किया है, तो अमेरिका से। और विधि के समान समक्ष समानता कहाँ से ग्रहण किया है, तो ये किया है हमने ब्रिटेन से। ठीक है, आगे हम इसके बारे में और भी पढ़ेंगे 16, 17, 18। ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि हम वीडियो का जो टाइम है वो कम ही रखते हैं। वो इसलिए क्योंकि जब बच्चा पढ़ता है तो उसको लगता है यार बहुत लंबा है। ठीक है, वीडियो, तो इसलिए आप पहले इसको देखें, उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।